landmark development. The country's most advanced atomic reactor, the prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, has attained criticality. Today is a historic day. India has entered second stage of a three-stage nuclear power program with the achievement of criticality of PFBR. Homi J. Bhabha was the father of India's nuclear program. He dreamt of creating a nuclear bomb for India. Incidentally, Homi Jahangir Bhabha, the father of India's atomic energy program, was on the ill-fated aircraft which crashed in January 1966. होमी भाभा की मौत साजिश थी या हादसा? भाई जब से इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेकंड फेज में सक्सेस मिली है तब से इंटरनेट पर होमी जहांगीर बाबा की बहुत बातें हो रही है। कौन थे होमी बाबा? वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें अगर मरवाया ना जाता तो वो आज इंडिया को एक सुपर पावर बनवा चुके हो। मरवाया नहीं जाता था। अब तुम लोगों को हर चीज में कॉन्स्पिरेसी घुसाने की आदत होती है क्या? उनकी मौत एयरप्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। देख, अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तो यही लिखा हुआ है कि उनकी मौत एक एयरप्लेन क्रैश में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकला तो सच्चाई सामने आने लगी। तो तू ये कहना चाहता है कि कोई नॉर्मल क्रैश नहीं था बल्कि किसी ने करवाया था। लेकिन कोई एक साइंटिस्ट को क्यों मरवाना चाहेगा? अब अगर वो एक नॉर्मल साइंटिस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो आने वाले कुछ टाइम में इंडिया को सेंचुरीज तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने वाले थे और वो डायरेक्ट डेवलप नेशंस को टारगेट करते थे। अब तू ही बता, कोई आदमी ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करेगा तो पावर में बैठे लोगों से प्रॉब्लम नहीं होगी? एक मिनट, तू कह रहा है कि होमी बाबा इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने वाले थे, लेकिन वो तो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का एनर्जी से क्या लेने देना? ज्यादातर लोग समझते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर ड्रीम सिर्फ डिफेंस के लिए था, लेकिन होमी जहांगीर बाबा के पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान था जो इंडिया की बीचेस पर मिलने वाली एक रेयर सैंड से जुड़ा था, जो इंडिया को आने वाले हजारों सालों तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकता था। अभी तूने देखा कि इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेकंड फेज में सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन यही चीज होमी बाबा ने 1970 तक कंप्लीट करने की ठान ली थी और अब तक इंडिया उसका थर्ड फेज भी कंप्लीट कर चुका होता और अब तक इंडिया एक सुपर पावर बन चुका होता। इसलिए उन्हें 1966 में, और सिर्फ होमी बाबा ही नहीं बल्कि इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर को भी मरवाया गया था। प्राइम मिनिस्टर? भाई मुझे होमी जहांगीर बाबा की पूरी स्टोरी बता भाई। अब ठीक है, ये वीडियो देख पूरी पहले। होमी भाभा का जन्म एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ था और उनकी फैमिली से कनेक्शन टाटा से भी थे। बॉम्बे में अपनी स्कूलिंग पूरी करके अपने पिताजी के कहने पर 1927 में भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बन के टाटा स्टील्स में काम करे, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर भाभा का इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए फिर वो 1928 में अपने पिताजी को एक लेटर लिखते हुए कहते हैं उनका इंजीनियरिंग और बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है और उसमें कुछ आगे करना चाहते हैं। उनके पिताजी इस चीज के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि भाभा को मैकेनिकल ट्राइपोस में फर्स्ट डिवीजन से पास होना होगा। 1930 में भाभा ये भी कर लेते हैं और अपना पूरा ध्यान फिजिक्स की तरफ लगा देते हैं। जिस वक्त वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे वो एक साइंस रेवोल्यूशन का वक्त था, इसलिए उन्होंने उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किया था और कुछ टाइम में वो अपने कॉस्मिक रेडिएशन की रिसर्च की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी हो चुके थे। इसी बीच उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। 1939 में वो कुछ दिन की छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया वापस आ जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के कारण वो वापस से इंग्लैंड नहीं जा पाते। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भाभा देखते हैं कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन अगर सच में देश को इंडिपेंडेंट बनाना है तो पहले उसे एनर्जी चाहिए। कोल या ऑयल की एनर्जी नहीं बल्कि एटॉमिक एनर्जी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूरेनियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ट्रेडिशनल फ्यूल है, वो इंडिया के पास बहुत ही कम क्वांटिटी में था। लेकिन जो इंडिया के पास था वो था वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, थोरियम से डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, उसे पहले कुक करना पड़ेगा। और इसी चीज को सोल्व करने के लिए भाभा ने बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक डेवलप किया, द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाई पहले मुझे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम समझा। स्टेज 1 में इंडिया अपना नेचुरल यूरेनियम का यूज करके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और मोस्ट इंपोर्टेंटली एक बायो प्रोडक्ट बनेगा, प्लूटोनियम। एक मिनट, न्यूक्लियर एनर्जी में तो यूरेनियम यूज होता था ना, तो फिर ये प्लूटोनियम का क्या काम? यही पर तो कैच है। तूने वीडियो में देखा कि इंडिया के पास बहुत ही कम नेचुरल यूरेनियम है, लेकिन इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। तो स्टेज 2 में यही प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया जाएगा और ये रिएक्टर एकदम मैजिकल है, क्योंकि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है और ये रिएक्टर थोरियम को एक नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जिसे हम यूरेनियम 233 कहते हैं। और फिर स्टेज 3 में फाइनली इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर को यूरेनियम 233 एंड थोरियम पर रन करेगा, जिससे कि एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इंडिया को कई सेंचुरीज तक एनर्जी सफिशिएंट बना देगी। समझा? अब वीडियो आगे देख।
इसलिए फिर भाभा बिना गवर्नमेंट का इंतजार किए अपने टाटा का कनेक्शन यूज करके TIRF टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्टार्ट करते हैं एक रेंटेड बंगलो में। वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि जब इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सक्सेसफुल हो जाएगी तो इंडिया को किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अपनी एनर्जी के लिए। भाभा एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे डिप्लोमेट भी थे और नेहरू जी के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से नेहरू जी उन्हें अनप्रेसिडेंटेड पावर्स भी देते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने काम के लिए सिर्फ PM को जवाब देना पड़ता था, बाकी किसी को भी नहीं। फिर 1955 में भाभा को UN के पहले एटॉमिक कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट ही बनाया जाता है। वो उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे और यही वक्त था जब पावरफुल नेशंस उन्हें थ्रेट की तरह देखने लगे थे। होमी भाभा एक बुल इन द चाइना शॉप की तरह थे, मतलब वो ओपनली सुपर पावर्स को क्रिटिसाइज करते थे और पब्लिकली पावरफुल नेशन जैसे USA और USSR को न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए क्वेश्चन करते थे। भाभा का मानना था कि ह्यूमंस जल्दी ही न्यूक्लियर फ्यूजन को भी कंट्रोल कर लेंगे, वही सेम एनर्जी जो सन को भी पावर देती है। लेकिन जब ये बात भाभा ने पब्लिक में करी, US गवर्नमेंट उनसे बहुत ज्यादा भड़क गई, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मैटर था और ये डायरेक्ट उनकी डोमिनेंस को क्वेश्चन था। एंड टू मेक द मैटर्स वर्स्ट, जब 1962 में इंडिया चाइना से हार जाता है तो होमी भाभा की टोन ही बदल जाती है। वो इंडियन गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ पुश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इंडिया को सेफ रखना है तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो बाकी देश नहीं चाहते थे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम हो, इसलिए उन्होंने भाभा को रोकना चाहा। लेकिन भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस कर दिया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उनका साथ दे तो वो सिर्फ 18 महीनों में इंडिया को एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाकर दे सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रह गए थे, बल्कि फॉरेन पावर्स उन्हें थ्रेट की तरह देखने लगे। तो फिर भाभा को मरवाया कैसे गया था? और तू किसी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था, वो कौन थे? 24 जनवरी 1966 भाभा वियना एक IAEA मीटिंग के लिए जा रहे थे जब उनका प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया है कि ये क्रैश पायलट और गेनेवा टावर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। पायलट को लगा था कि वो माउंटेन क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था, ऐसा ही हुआ होगा ना। लेकिन इस थ्योरी के अंदर काफी लूप होल्स हैं, क्योंकि पायलट कैप्टन डिसूजा एयर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट में से एक थे। और इसके अलावा एक और चीज थी, टाइमिंग। ठीक 13 दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की बड़ी ही मिस्टीरियसली डेथ हो गई थी और 2 वीक्स के अंदर अंदर ही इंडिया ने अपना पॉलिटिकल लीडर और साइंटिफिक विजनरी होमी भाभा दोनों को खो दिया था। और ये दोनों बड़ी ही जोरों शोरों से न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे? हाँ, शास्त्री जी और होमी भाभा दोनों ही इंडिया को काफी तेजी से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ले जा रहे थे, इसलिए ही CIA ने उन दोनों को मरवा दिया। CIA? अब तुझे ये कैसे पता लगा? देख, जॉर्ज डगलस जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपनी बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में इस चीज का प्रूफ दिया है। इस बुक में क्रो एक फॉर्मर CIA एजेंट को कहा गया है जिनका नाम रॉबर्ट क्रावली था। रॉबर्ट क्रावली ने डगलस को बताया कि CIA ने ही भाभा को मरवाया था, क्योंकि वो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे सकते थे। क्रावली बताते हैं कि उस प्लेन के कार्गो सेक्शन में एक बॉम्ब रखा गया था और फिर इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। अब चाहे प्लेन क्रैश हुआ हो या प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, इंडिया ने सिर्फ 13 दिनों में ही अपना न्यूक्लियर और पॉलिटिकल ब्रेन खो दिया था और इस चीज ने इंडिया को डेवलपमेंट की रेस में काफी पीछे कर दिया था। तो ये थी होमी भाभा की पूरी कहानी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।